नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगली वीडियो में हम नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को ऐड किया है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो साथियों, पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 प्रकार और ऑप्शन डी है 5 प्रकार। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है 5 प्रकार। तो साथियों, 5 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो साथियों, पहला प्रकार जो होता है वो होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? उत्तराखंड व तिब्बत को पृथक करने वाली जो जैक्सर पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है साथियों। ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी तरफ, मतलब कि जैसे ये एक पर्वत है, इसके दोनों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे कहते हैं ट्रांस क्षेत्र, ठीक है साथियों। तो ट्रांस क्षेत्र होगा, जैसे ये उत्तराखंड के अंदर ही आता है, जो तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा के मध्य होता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है साथियों। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र कौन सा हुआ? उत्तराखंड और तिब्बत के बीच की जो सीमा बनाता है जैक्सर पर्वत वाला, तो उसे कहते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। और ट्रांस हिमालय के बाद आता है महाहिमालय। जो इसका दूसरा प्रकार है वो होता है महाहिमालय। महाहिमालय को दूसरा नाम क्या होता है? हिमाद्री रेंज। तो साथियों, हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ़ का घर, मतलब कि जो क्षेत्र हमेशा बर्फ़ से घिरा रहता है, जहाँ साल भर बर्फ़ पड़ी रहती है, उसे कहते हैं महाहिमालय, ठीक है। महाहिमालय जिसे कहते हैं जो जहाँ साल भर बर्फ़ गिरे रहती है, वो क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे नंदा देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, या त्रिशूल वाला चमोली का जो एरिया है उसे कहते हैं महाहिमालय क्षेत्र या हिमाद्री रेंज, ठीक है साथियों। और इसका अगला प्रकार क्या होता है? अगला प्रकार होता है मध्य हिमालयी क्षेत्र। मध्य हिमालय मतलब जो क्या कहते हैं बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। जो इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है इसका हिमांचल, मतलब बर्फ़ का आंचल, जहाँ आंशिक हिमाच्छादन रहता है, जहाँ मतलब बहुत कम बारिश ये बर्फ़ रहती है, उस एरिया को कहते हैं मध्य हिमांचल या मध्य हिमालय, ठीक है साथियों। और ये क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे अल्मोड़ा हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया, ये क्षेत्र आता है मध्य हिमालय के अंदर, ठीक है। इसका अगला प्रकार होता है शिवालिक तथा दून क्षेत्र। साथियों, दून का अर्थ क्या होता है? दून का अर्थ होता है कि जो लंबाकार घाटियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं दून। जो लंबाकार घाटियाँ होती है उन्हें कहते हैं दून। ये क्षेत्र कौन सा होता है? मध्यवर्ती नैनीताल का क्षेत्र हो गया और चंपावत देहरादून वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं शिवालिक या दून क्षेत्र। इसमें क्या होता है? खनिज पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो खनिज पदार्थ होती है उनकी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो अंतिम प्रकार होता है वो होता है तराई और भावर वाला क्षेत्र, तराई भावर क्षेत्र, ठीक है साथियों। तो साथियों, तराई का मतलब होता है जहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है। और भावर का अर्थ क्या होता है? जहाँ जलधाराएं जो होती हैं ज़मीन के नीचे से जाती हैं, ठीक है, और तराई वाले क्षेत्र में आ जाती हैं, तो ये हो गया तराई और भावर क्षेत्र। और साथियों, एक और बात, जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र है ना, दून क्षेत्र क्या हुआ? जैसे हर की दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये आता है दून वाले क्षेत्र में, ठीक है साथियों। अब बात करें तराई भावर में, तो तराई भावर क्या होता है? जो गंगा का समतल मैदान होता है, गंगा का जो प्लेन वाला एरिया है उसे कहते हैं तराई भावर क्षेत्र। और एक और बात, जैसे मैदानी भागों से जब पर्वतीय भागों में आते हैं, प्लेन्स एरिया से जब हिल्स एरिया में आते हैं, तो उन स्थानों पर को क्या कहते हैं? द्वार या घाटें कहा जाता है, ठीक है। जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार, चोरगलिया, ब्रह्मदेव, इन जगहों को क्या कहते हैं? द्वार या घाट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसने प्रकाशित की? ऑप्शन ए है 1947 में फ्रैंक स्माइथ ने, ऑप्शन बी है 1939 में मार्गरेट लैग ने, ऑप्शन सी है 2007 में डॉक्टर टॉम अल्टर ने, ऑप्शन डी है 1994 में रस्किन बॉन्ड ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1947 में फ्रैंक स्माइथ। साथियों, फ्रैंक स्माइथ कौन थे? फ्रैंक स्माइथ एक पर्वतारोही थे। कहाँ के थे? सिडनी के थे, ठीक है। ये 1931 में आए थे इधर उत्तराखंड।
तो इन्होंने 1947 में अपनी पुस्तक प्रकाशित करी। ठीक है साथियों। और जो बी है 1939 में मार्गरेट लेक, ये एक वैज्ञानिक थी, कहाँ की क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन से आई हुई थी। तो और इनका क्या हुआ था कि यहाँ डेथ हो गई थी रिसर्च करते हुए, पहाड़ी से गिर गई थी ये और 54 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ऑप्शन सी है 2007 में डॉक्टर टॉम अल्टर। टॉम अल्टर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2007 ईस्वी में। और 1994 में ऑप्शन डी है 1994 में रस्किन बॉन्ड। साथियों रस्किन बॉन्ड को भी 1994 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनाता है? इसका ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 15% और साथ ही ऑप्शन डी है 25%। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कितने क्षेत्रफल के बराबर है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 15%। और साथियों जो जनसंख्या है उत्तराखंड की वो भारत की 3.5% जनसंख्या के बराबर है। ठीक है, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 3.5% बनाती है पूरे भारत की जनसंख्या के बराबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन ए है 6672 मीटर, ऑप्शन बी है 6968 मीटर, ऑप्शन सी है 6320 मीटर और ऑप्शन डी है 6904 मीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर है 6672 मीटर। तो साथियों और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन बी है 6968 मीटर, साथियों ये ऊंचाई है केदारनाथ पर्वत की। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? चमोली और उत्तरकाशी के मध्य। ठीक है, और अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी 6320 मीटर। साथियों ये है बंदरपूछ की ऊंचाई। बंदरपूछ जो पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। कहाँ स्थित है? यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है साथियों। तो साथियों अगला ऑप्शन है 6904 मीटर। 6904 मीटर जो ऊंचाई है वह है पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई। कहाँ स्थित है? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य। और साथियों एक और बात, ये कुमाऊं की जो है सबसे ऊंची चोटी है पंचाचूली पर्वत। सबसे ऊंची जो हाइट है इसकी ये है 6904 मीटर। और साथियों कुमाऊं में इसके अलावा जो चोटियां हैं उनकी जो अप्रोक्स ऊंचाई है वह है 2400 मीटर। उससे ज़्यादा कोई पंचाचूली के अलावा उससे ज़्यादा किसी की हाइट इतनी नहीं है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड में देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? साथियों इसका पहला ऑप्शन है चमोली, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी है टिहरी और ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। साथियों देवदामिनी जो बुग्याल है इसकी हाइट है 6400 मीटर, 6400 मीटर। और साथियों कहाँ पे स्थित है उत्तरकाशी में? ये स्थित है यमुनोत्री के समीप। साथियों ये यमुनोत्री के समीप स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तराखंड में मानसा-धुरा दर्रा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है चमोली तिब्बत, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी तिब्बत, ऑप्शन सी है बागेश्वर तिब्बत और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ तिब्बत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी पिथौरागढ़ और तिब्बत। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? साथियों इसकी ऊंचाई है 5500 मीटर। ठीक है, 5500 मीटर इसकी हाइट है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कल्पनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है टिहरी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है चमोली। साथियों जो कल्पनाथ है इसकी ऊंचाई है 2135 मीटर, 2135 मीटर। और साथियों ये कहाँ स्थित है? यह है बद्रीनाथ ऋषिकेश मोटर मार्ग के मध्य। ठीक है, बद्रीनाथ ऋषिकेश जो मोटर मार्ग है वहाँ पे स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है चमोली। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी चमोली। साथियों इस बुग्याल की जो हाइट है वह है 3300 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये है रूपकुंड मार्ग पे, चमोली में स्थित है, रूपकुंड मार्ग पे स्थित है, बीच में पड़ता है। और साथियों
इसमें एक अवधारणा है कि जो वेदों की रचना हुई वो इसी बुग्याल में हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। चमोली स्थित माड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन ए है 7,434 मीटर, ऑप्शन बी है 7,273 मीटर, ऑप्शन सी है 7,120 मीटर और ऑप्शन डी है 7,066 मीटर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 7,273 मीटर। ठीक है साथियों, और ये जो माड़ा पर्वत है ये 4th नंबर है माउंटेन में इसका उत्तराखंड में। ठीक है, 4थे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माड़ा पर्वत 4थे नंबर की। ठीक है, और ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन है 7,434 मीटर। साथियों ये ऊंचाई है नंदा देवी पूर्वी की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 7,434 मीटर और नंदा देवी पश्चिमी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन है 7,120 मीटर। साथियों ये ऊंचाई है त्रिशूल पर्वत की। त्रिशूल पर्वत कहाँ स्थित है? त्रिशूल पर्वत है चमोली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी है 7,066 मीटर। जो 7,066 मीटर है ये है दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई। ठीक है साथियों, दूनागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? दूनागिरी पर्वत जो है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ट्रेल पास दर्रे की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन ए है 6,079 मीटर, ऑप्शन बी है 5,700 मीटर, ऑप्शन सी है 5,356 मीटर और ऑप्शन डी है 5,400 मीटर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है 5,356 मीटर। साथियों ये दर्रा जो है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, और ऑप्शन ए है जो 6,079 मीटर ये है थांगला दर्रे की ऊंचाई। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। और जो ऑप्शन बी है 5,700 मीटर, साथियों ये ऊंचाई है नेलंग दर्रे की। नेलंग दर्रा जिसे साग चोगला नाम से भी जाना जाता है उसकी ऊंचाई है 5,700 मीटर। और ऑप्शन डी जो है 5,400 मीटर, साथियों ये ऊंचाई है बालचादुरा दर्रे की। ठीक है, बालचादुरा दर्रा जो कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, चमोली और तिब्बत के मंदिर। ठीक है साथियों, पिछली वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि तुंगनाथ चंद्रशिला मंदिर कहाँ स्थित है, तो मैंने इसमें कहा था कि चमोली। तो गाइस इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, वो जो मंदिर है वो स्थित है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साथियों आज हमारा ये भौगोलिक विवरण पूरा हो गया है। अब अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे जल प्रवाह तंत्र या नदी तंत्र। ठीक है साथियों, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है और कौन सी नदी का नाम क्या है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।